तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं हम कि आप सब लोग ठीक होंगे। और आज का आप सामने पीछे बोर्ड पे मेरे देख ही रहे हैं कि जिस मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं वो मुद्दा काफ़ी ही संवेदनशील होने वाला है। इस मुद्दे में अगर देखा जाए तो पिछले करीबन 7 से 8 दिन या मैं कहूँ 6 से 7 दिन का पिछला बीता हफ्ता काफ़ी ही एक तरीके से कह सकता हूँ कि शर्मनाक भी रहा, दुखद भी रहा। दुखद इसलिए क्योंकि जो बर्बरता या जो चीज़ हमने प्रोटेस्ट के वक्त छात्रों और उनके लिए पहुंचे हुए शिक्षकों के साथ हमने देखी, उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए मुझे भी ऐसा लगा कि बीइंग अ टीचर, एक शिक्षक होने के नाते शायद ये मेरा भी फर्ज बनता है, मेरा भी अधिकार है, राइट टू स्पीक जो संविधान में अधिकार देता है, उसके तहत इस पर कुछ न कुछ बात होनी चाहिए। बात हालांकि मैं पहले भी कर रहा था, ट्विटर पर लगातार इस चीज़ के बारे में मैं जिक्र कर रहा था, लेकिन जैसे कि हजारों सैकड़ों लाखों लोगों के साथ इस वक्त हुआ कि उनके अकाउंट सस्पेंडेड कर दिए गए, उनमें से एक मैं भी। और उसकी वजह अगर देखा जाए तो हम सब जानते हैं कि क्या कारण है। तो बिना देर करते हुए आज की इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। तो मैं मोहम्मद सोहेल आपको नमस्कार करता हूँ और अपने और आपके इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप देख ही रहे हैं आप कि इस वीडियो को शूट करते वक्त, इस वीडियो को बनाते वक्त, आपसे बात करते वक्त चीज़ों को बड़ा सहज कर बोलने का कोशिश मैं कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक के पिछले वीडियो आपने देखे हैं कि मैं बेबाकी के साथ मैं आज भी आपके सामने सहायक हूँ, लेकिन अब मैं अपने शब्दों की सीमा को समेट कर आज बात करने की कोशिश आपके सामने कर रहा हूँ। तो जैसे कि हमने पिछले बीते हफ्ते में देखा कि किस तरह एसएससी के एग्ज़ाम में जो हुआ वो सब आपने वीडियोस के ज़रिए, न्यूज़ के ज़रिए, आई थिंक न्यूज़ के ज़रिए आपने शायद कम देखा, लेकिन वीडियोस के ज़रिए आपने उस चीज़ को ज़्यादा देख लिया और आपको ये चीज़ समझ में भी आ गई होगी कि किस तरीके से छात्रों के भविष्य के साथ इस वक्त खिलवाड़ चल रहा है। और सबसे दुखद बात जो हमें लगी वो ये कि जो छात्रों के लिए पहुंचे हुए शिक्षक जिन्होंने आवाज़ उठानी चाहिए, उनके साथ काफ़ी ही गलत व्यवहार किया गया। सबसे पहले तो मैं उन टीचर्स को नमन करूंगा, उन सारे टीचर्स को जो उन छात्रों के लिए वहाँ पहुँचे थे। कोई अपनी एक बयान जारी हुआ था, शायद पता नहीं किसने कहा था, ये तो मैं भूल गया, कि किसी ने कहा कि आप अपनी पॉपुलैरिटी के लिए इस प्रोटेस्ट में भाग लेने आए हैं। तो अगर मैं पॉपुलैरिटी की बात करूं तो एक बात मैं कहना चाहूँगा कि वहाँ पर पहुँचे हुए जो टीचर्स हैं उनके अगर नाम का अगर मैं जिक्र करूँगा तो नाम आते हैं हमारे नीतू मैम, जो जानी मानी, सब जानते हैं उन्हें और ऐसा नहीं है उनको कोई पॉपुलैरिटी कोई ज़रूरत है। इसके साथ साथ हमारे राकेश सर, सभी लोग उन्हें जानते हैं, बच्चा उन्हें जानता है। अभिनय सर जो बाकमाल वक्ता भी हैं और अपनी बात को बेबाकी से रखने का उनका हुनर भी है। और मैथ के वो टीचर्स हैं जो जिनसे कहा गया वो जो एक बयान जारी हुआ, जो हमने सबने एक वीडियो देखी कि जो उन्होंने कहा था कि 2017 में मैंने वर्दी पहन के उतार दी थी।
हालांकि वो सारी बात हम बाद में कर देंगे। और इसके साथ साथ हिमांशी मैम, जिनसे एक पत्रकार ने सवाल किया कि आप क्या पढ़ाती हैं, या तो हिमांशी मैम का जो जवाब था वो काफ़ी कमाल यूनिक जवाब था। उनका जवाब था कि लेट्स लर्न करके चैनल है, और करीबन शायद अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो शायद उन्होंने कहा था कि 50 लाख से ज़्यादा लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा गगन सर जो कि मैथ पढ़ाते हैं, और भी कई सारे टीचर्स, लंबी लिस्ट है जो पहुंचे थे। तो अगर देखा जाए तो ये जो पॉपुलैरिटी की जो बात थी कि तो ये लोग वहां पर इसलिए नहीं पहुंचे, मैं कह सकता हूँ कि अपनी पॉपुलैरिटी के लिए। उनकी लोकप्रियता इतनी है कि अगर वो बैठे बैठे भी अगर एक वीडियो अगर जारी कर दें तो भी बहुत है। लेकिन शायद उनको भी इस चीज का अंदाजा हो गया होगा कि अब शायद इन वीडियो से, इस ट्विटर हैंडल से, जैसे कि मैंने पहले कहा कि सस्पेंडेड अकाउंट लाखों हुए हैं, मेरा भी हुआ, और शायद हो सकता है, वैसे तो एक अभी मेरा कोई चैनल इतना बड़ा चैनल नहीं है, पर हो सकता है शायद इस वीडियो को पढ़ने के बाद मेरा ये YouTube चैनल भी सस्पेंडेड हो जाए। लेकिन हो जाए तो हो जाए, लेकिन जो बात सच्चाई है वो सच्चाई सामने लाना जरूरी है। तो अगर देखा जाए तो एसएससी का एग्जाम हम सब जानते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जिसकी फुल फॉर्म होती है, जिसको आपने आज के पिछले बीते हफ्ते में आपने ये देखा होगा, इसके तरह तरह के नाम, जिसमें से एक कॉमन नाम आपके सामने आया होगा, स्कैम सिलेक्शन कमीशन। स्कैम क्या हुआ आप देख सकते हैं कि पहले जो कराती थी उसमें भी गड़बड़ घोटाला, अब जो करा रहा है उसमें भी गड़बड़ घोटाला होगा। तो बात अगर करें एसएससी के एग्जाम की, तो इसकी जो हम देखें तो करीबन नंबर ऑफ वैकेंसीज जो थी हमारे पास आई थी 14,582 वैकेंसीज आई थी, और एप्लीकेशन पीरियड जो था इसका 9 जून से 4 जुलाई तक, और हमने इसको देखा भी। और अभी कोई डाटा तो हमारे पास प्रॉपर डाटा तो नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इस एग्जाम में करीबन 20 लाख से ऊपर बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, फॉर्म भरा था। अब बात उन 20 लाख बच्चों के भविष्य, उन 20 लाख बच्चों की मेहनत की, उन 20 लाख बच्चों के दिन रात एक करने की, उन 20 लाख बच्चों की नींद पूरी न होने की, उन 20 लाख बच्चों के पेरेंट्स के उन सपनों की। ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि हमारे यहाँ एग्जाम में गड़बड़ घोटाला हो रहा हो, ये इससे पहले भी हुआ है। पर शायद हम कह सकते हैं कि शायद इस मामले ने, हम कह सकते हैं ना कि इस मामले ने ज्यादा तूल नहीं पकड़ ली। जब कहते हैं कि पानी एकदम हद से ज्यादा पार हो जाए या सर से ऊपर चला जाता है, तो उस चीज को शायद उजागर करने की कोशिश करनी चाहिए। जो मैं एक वीडियो देख रहा था, तो अभिनय सर ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि 2017 में मेरा सिलेक्शन हुआ, और उसके बाद में मैंने ये जाना कि यहाँ के सिस्टम में ही दोष है। अगर मैं गलत हूँ तो शायद उनके यही शब्द थे, और अगर हो तो माफी मैं चाहूंगा, लेकिन शायद उनकी जो ये बात थी वो काफी सही बात थी। इसीलिए वो शख्स पढ़ा रहा है, और पढ़ाते पढ़ाते इन चीजों को उजागर करने की कोशिश भी कर रहे हैं। आज वो टीचर्स अगर उस जगह पर मौजूद थे और अपनी बात अगर रखने की बड़े सुकून के साथ, आप ये सोचिए जो टीचर पढ़ा रहा है लॉ एंड ऑर्डर, जो पढ़ा रहा है कानून, जो पढ़ा रहा है संविधान, जो पढ़ा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, जो पढ़ा रहा है नागरिक होने के कर्तव्य क्या है, वो ये तो तय है कि भारत के मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन तो नहीं करेगा, भारत के संविधान का उल्लंघन तो नहीं करेगा, तो फिर उनको ऐसे क्यों ट्रीट किया जाता है? सवाल ये आता है। बहुत ही खराब तरह से ट्रीट किया गया। शायद एक टीचर है, उनका शायद नाम ध्यान स्लिप हो गया है, उनका हाथ शायद टूटा है। तो इस तरह की, वो सिर्फ अपनी बात रखने गए थे, शायद वो मिलने गए थे। क्यों? क्योंकि वो इस दर्द को समझते हैं। बीइंग ए टीचर मैं भी इस दर्द को समझता हूँ।
क्यों? एक वक्त पे जब पढ़ाई हमने भी की, एक वक्त पे पढ़ाई उन्होंने भी की, तो जो हजार सपने उन्होंने तो देखे ही हैं, उनके साथ साथ उनके पेरेंट्स, और उनके पेरेंट्स ने दुनिया भर की जो डिफिकल्टीज उठाई हैं, उन सपनों के निशान। और एक टीचर जो थे, जब वो बस में बैठे थे तो वो रो रहे थे, और उनके जो शब्द थे वो ये थे कि मैं अपने लिए नहीं रो रहा, मैं तुम्हारे लिए रो रहा हूँ, इन बच्चों के लिए रो रहा हूँ, और तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है कि साफ तौर पर पता चलता है, क्योंकि इस देश में गुरु का, शिक्षक का, टीचर का जो दर्जा है वो माँ बाप के समान माना गया है, शायद कहीं कहीं तो माँ बाप से ऊपर भी माना गया है। तो नहीं देखना चाहता कोई भी टीचर हो, मैं ही क्यों ना हूँ, कोई और क्यों ना हो, वो नहीं देखना चाहता कि अपने जो बच्चा जो पढ़ रहा है उसके उस मेहनत को बर्बाद कर दिया जाए। तो जैसे कि अभी हमने जिक्र किया, तो अब जैसे कि देखा जाए जो हालात चल रहे हैं और कमाल की जाते हैं। पहले जो कंपनी जो पेपर करा रही थी, जो एजेंसी पेपर करा रही थी एसएससी का, उसमें गड़बड़ घोटाला हुआ, और अब जो एजेंसी को दिया गया है वो एडिक्विटी एजेंसी को दिया गया है, जिसको कहा जाता है कि ये पहले से ही ब्लैक लिस्टेड है। मतलब इसने पहले भी एग्जाम कराए हैं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला इसकी तरफ से भी हुआ है। और अभी कुछ कल की कुछ वीडियोज आई हैं, कल की कुछ निकल कर आया है, तो कहा यह जा रहा है कि ये पोस्टपोन्ड नहीं होगा, शायद कोशिश ये रहेगी कि वो जो तय डेट है उसी डेट पर इस एग्जाम को कराया जाए। अगर इस एग्जाम को तय डेट पर कराना है तो यानी कि एक बेहतर हम उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से चीजें चल रही हैं देखकर नहीं लगता कि वो चीज हमारे पास सही तरीके से पेश दोबारा हो पाएगी। जैसे कि मैंने पहले कहा, पहले एक दूसरी एजेंसी करा रही थी, अब एडिक्विटी को दे दिया गया है जो पहले से ब्लैक लिस्टेड है। इस हालात पे राहत अकबर साहब की जो लाइनें याद आती हैं, उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत सी उनकी एक गज़ल है, उसका शेर है कि नए किरदार आते जा रहे हैं, नए किरदार आते जा रहे हैं, मगर नाटक पुराना चल रहा है। जी हाँ, तो उनकी जो शेर की लाइन है वो काफी कमाल सटीक बैठती है इस कंडीशन पर कि नए किरदार आप ला रहे हैं, लेकिन नाटक फिर से वही पुराना चल रहा है। जो चीज पहले से हमारे पास गड़बड़ घोटाला था वो अब भी गड़बड़ घोटाला है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि 20 लाख बच्चों के, चलिए आप एग्जाम दोबारा करा देंगे, ठीक है, बिल्कुल आप करा सकते हैं, और हम कहते हैं चलिए इस बार कोई भी खामी या कोई भी कमी हमें दिखाई नहीं पड़ेगी, लेकिन इन जो 20 लाख से ज्यादा जो बच्चे थे, हम 20 लाख ही मान के चलते हैं कि 20 लाख जो बच्चे थे, इन 20 लाख बच्चों के जो मोरल डाउन में है वो कैसे यकीन कर लें कि अब जो आने वाला क्वेश्चन पेपर है या अब जो होगा वो बिल्कुल ठीक होगा, या अब उसमें कोई गड़बड़ घोटाला नहीं होगा। क्योंकि ये चीज हम देखते आए हैं कि अगर पेपर खराब होता है तो हम ये देख लेते हैं कि पेपर कैंसिल, पेपर रद्द, पेपर लीक, ऐसे कई सारे मामले हमारे सामने आए हैं। तो जरा अगर हम बात करें, हमारे पास 20 लाख बच्चे भी अगर मैं लेकर चलता हूं, अगर 20 लाख बच्चे भी हमारे पास हैं, तो अब इन 20 लाख बच्चों पे ज्यादा जिक्र अगर ना करूं मैं, तो एक दिक्कत और जो सबसे बड़ी समस्या रही, चले क्वेश्चन पेपर की तो हमने बात जिक्र कर लिया, पर एक जो सबसे बड़ी दिक्कत वो हमने देखा सेंटर के, ऑन द स्पॉट सेंटर बदल रहा है, ऑन द स्पॉट बदल रहा है,
या बच्चा पहुंच गया सेंटर पे, बताया जा रहा है आपका यहाँ तो है ही नहीं, आपका उस गेट पे है या आपका वहां पर है, मतलब रूम 1 लिखा है या गेट 1 लिखा है, लेकिन गेट 1 पे नहीं, गेट 2 पे इतना होगा आपको। तो ये कुछ मामला समझ में नहीं आया। एक बच्चा एक सेंटर से, मैंने ये भी देखा है कि 400 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर। एक एस्पिरेंट मैं भी रहा हूं, मैंने भी एग्जाम किए हैं, मैं इस दर्द को अच्छे से समझ सकता हूं, और जो टीचर्स वहां पहुंचे थे वो भी इस दर्द को अच्छे से समझ सकते हैं कि 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर ट्रैवल करके, मैं ये नहीं कह रहा कि सबको 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर मिला होगा, ठीक, किसी को 100 किलोमीटर के दायरे में भी हो सकता है, कोई 80 किलोमीटर की रेंज में भी हो सकता है, लेकिन हाँ, इस तरीके का सेंटर आपने दिया, हमें उससे ऐतराज शायद ना हो, शायद ना हो। लेकिन अब एक चीज यहां पर जो गौर करने की है वो ये कि इन 20, हालांकि 20 लाख से ज्यादा है, मैं बार बार 20 लाख का जिक्र कर रहा हूँ, 20 लाख से ज्यादा है, इनका एग्जाम आप दोबारा कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो तय है कि एग्जाम है, बच्चा दोबारा कर देगा। अब जरा अगर मैं बात करूं, इन 20 लाख बच्चों ने ट्रांसपोर्टेशन को यूज किया होगा ना, इस ट्रांसपोर्टेशन का क्या किराया उन्हें वापस मिलने वाला है? क्या इस ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या उनके लिए फ्री फेयर होने वाला है? क्या आगे जो एग्जाम वो देने वाले हैं उसके लिए उनको फ्री में सफर वो कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं? और क्या उन सारे बच्चों का डाटा दे पाएंगे? बड़ी बात नहीं है, डाटा तो आपके पास मौजूद, आप दे सकते हैं, पर क्या वो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट क्या आप वापस लौटाएंगे? सवाल यहाँ पर ये उठता है। अगर मैं रेलवे, हालांकि पर्टिकुलरली कुछ जगहों पर ऐसा भी मौजूद होगा कि रेल से, ट्रेन से उतरने के बाद भी बच्चे को ऑटो या बस का सहारा लेना पड़ा होगा अपने सेंटर पर पहुंचने के लिए। तो अगर रेलवे फेयर की अगर हम बात करें तो जो रेलवे फेयर जो IRCTC, ये मैं नहीं कह रहा, ये IRCTC की वेबसाइट पर मौजूद है, आप जाके चेक कर सकते हैं। वो कहता है कि अगर अप टू 20 किलोमीटर, अगर 20 किलोमीटर के दायरे तक आप हैं तो मान के चलिए आपका फेयर लगभग 5 से 10 रुपए। अगर आप 21 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के दायरे में हैं तो आपको देना होगा 0.75 से 1 रुपया पर किलोमीटर, और इससे अबव अगर आप चाहते हैं तो 0.50 से 0.80 रुपी पर किलोमीटर। तो अगर यहां से मैं एवरेज फेयर भी अगर जोड़ने की शुरुआत करूं, हालांकि मैं बहुत कम ही जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ज्यादा नहीं जोड़ता। अगर ट्रांसपोर्टेशन में मैं कहता हूं चलिए अगर कोई बच्चा अगर रेलवे से भी सफर करके गया होगा, रेल से भी सफर करके गया होगा, तो भी अगर उसको करीबन से करीब अगर आपने डिस्टेंस पे सेंटर दिया होगा ना, करीब से करीब, मैं अगर आपकी बात मान लूं 21 से 100 किलोमीटर के बीच में अगर आपने दिया है, मैं जहां से बिलोंग करता हूं वहां से 50 किलोमीटर 45 किलोमीटर जाने के लिए रेलवे का जो फेयर है 10 रुपए लगता है या 15 रुपए लगता है, इससे नहीं। चलिए मैं इस वक्त इस बात पे तवज्जो देता हूँ कि अगर मुझे 50 किलोमीटर अपने घर से रेलवे जाना तो मुझे 15 रुपए या 10 रुपए देने होते हैं, और यह हकीकत है। पर ऐसा सब सारे रीजन में ऐसा नहीं है। IRCTC की वेबसाइट पे सीधा सीधा लिखा है कि जोन के हिसाब से चेंज हो सकता है, जोन के अकॉर्डिंग ये चीजें बदल सकती हैं। तो अब अगर मैं बात करूं इन 20 लाख बच्चों की,
तो यहाँ पर बात ये आती है कि ये 20 लाख बच्चे, क्या ये 20 लाख बच्चे पहुंचे हैं। क्योंकि सवाल कल को मुझसे भी अगर किसी ने ये वीडियो में देखी तो कोई सवाल कोई मुझसे ये भी कर सकता है कि ये सारे 20 लाख बच्चे पहुंच गए होंगे क्या सेंटर पर? जी नहीं। चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं कि 20 लाख बच्चे सेंटर पर नहीं पहुंचे होंगे। अगर 20 लाख में से मान के चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पर मैंने 8 लाख बच्चे माइनस कर दिए कि 8 लाख बच्चे सेंटर दूर होने की वजह से शायद एग्जाम के दिन या एग्जाम पे ना पहुंच पाए हो, जिसमें से चलिए मैं ये भी मान लेता हूँ कि 3 लाख ने शायद अपनी मर्जी से छोड़ा हो, और लेकिन 5 लाख बच्चों के पास जेन्युइन रीजन होगा। 5 लाख बच्चों के पास मान लेते हैं कि जेन्युइन रीजन होगा। भाई इतना के पास तो होगा। भाई 20 लाख से ज्यादा फॉर्म आए, मैं फिर भी 20 लाख का आंकड़ा लेकर चल रहा हूँ। 20 लाख मैंने सारे नहीं पहुंचाए, मैंने 8 लाख माइनस किए। मैं कर दे रहा हूँ, मैं सारी सहूलत देने को तैयार हूँ, लेकिन अब मेरे पास बचे हैं 12 लाख बच्चे, 12 लाख। इन 12 लाख बच्चों ने, अगर हम बात करें, अगर मैं कुछ भी मान के चलूं, अगर मैं कहूं कि किसी एक बच्चे का एवरेज फेयर मान लीजिए अगर 50 रुपए भी आता है, हालांकि इतना नहीं आएगा, इससे ज्यादा आया होगा, इससे ज्यादा आया होगा। अगर ये भी मैं मान के चलूं तो ये जो मेरा हो जाता है 6 करोड़ 6 करोड़ रुपया सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का। हालांकि ज्यादा आया होगा, मैं फिर कह रहा हूं बार बार, इन 12 लाख बच्चों में, इन 12 लाख बच्चों में बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो साथ आते हैं, हमने अक्सर देखा है। और क्यों आते हैं? क्योंकि सेंटर इतनी दूर होता है, इस वजह से बच्चे को अकेले नहीं भेजा जाता। अब अगर मैं कहूँ इन 12 लाख में सिर्फ 6 लाख ही पेरेंट्स आए हैं, मैं ज्यादा नहीं कर रहा, 6 लाख ही पेरेंट्स आए हो, तो उनको भी अगर एवरेज पेरेंट नहीं देना पड़े तो यानी ये हो जाता है मेरा 3 करोड़। अब ये सब हम जानते हैं कि जब एग्जाम सेंटर पे बच्चा पहुंचता है, जब एग्जाम देने जाता है तो बैग जमा करना होता है। अब जिनके पेरेंट्स आए होंगे उनके तो साथ होंगे, पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो बैग जमा करना पड़ता है उनको। और एक बैग को जमा करने की अगर बात की जाए तो 50 रुपए तक जमा किए जाते हैं। ये मैंने खुद देखा है, एज आई टोल्ड यू बिफोर कि मैं भी एक एस्पिरेंट रह चुका हूं, तो मुझे पता है कि कौन सी चीज कहां पर किस तरह होती है, ये मैं अच्छे से जानता हूं। तो उस चीज को आज के कहते मैं अगर कहूं तो अगर मैं ये कहूं मैं 12 लाख की जोड़ूंगा, लेकिन कुछ लोगों की सहूलत के लिए मैं 12 लाख को 50 रुपए से नहीं जोड़ूंगा, मैंने एवरेज फेयर कम किया, मैं सारी चीजें कम करूंगा, पर 30 रुपए से अगर जोड़ता चलूं 30 रुपए से, तो ये हमारा हो जाता है 3.6 करोड़, या दूसरे शब्दों में कहें तो 3 करोड़ 60 लाख, यानी लगभग 4 करोड़, अप्रोक्स 4 करोड़ मान लीजिए, ये भी हमारा हो जाता है। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन और बैग का अगर जोड़ा जाए तो लगभग हमारे पास हो जाता है 13 करोड़, अप्रोक्स 13 करोड़। इन 13 करोड़ को क्या वापस किया जाएगा? सवाल ये, क्या आप जिस ऑटो से, जिस बस में धक्के खाकर पेरेंट्स और बच्चे और जिस रेलगाड़ी में ठुस कर जनरल या कोई से भी कोच में भर कर आए हैं, क्या उनका डाटा निकालकर क्या उनको ये चीजें वापस करने के लिए 13 करोड़ रुपए लौटाए जाएंगे? हालांकि इससे ज्यादा
हुआ होगा ये तय है। 99.99 क्या परसेंट है ये बात कि इससे ज्यादा हुआ होगा। लेकिन अभी अगर यहाँ पर एक चीज मिसिंग है, हमने ये जो एस्टिमेशन आपके लिए लगाया वो एस्टिमेशन लगाया जाता है किस चीज के लिए लगाया जाता है, 12 लाख स्टूडेंट्स के लिए। व्हाट अबाउट 8 लाख? 8 लाख वो जो बच्चे जिन्होंने फॉर्म भरा लेकिन शायद सेंटर में ना पहुंच पाए हों, लेकिन शायद किसी वजह से ना पहुंचे हों, सिर्फ और सिर्फ हमने इस चीज लिए कहा ताकि आगे चल के हमसे कोई ये सवाल ना करे कि आपने 20 लाख का एस्टिमेट बता दिया, क्या 20 लाख के 20 लाख पहुंच गए? नहीं पहुंचेंगे। ये हम भी जानते हैं कि कई किसी न किसी रीजन की वजह से कई सारे बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं। पहला रीजन होता है, सबसे बड़ा रीजन होता है सेंटर दूर, और ये सबसे बड़ा रीजन है। अब अगर इन 8 लाख बच्चों की भी अगर मैं बात करूं, इन 8 लाख बच्चों ने फॉर्म तो भरा था ना, इन 8 लाख बच्चों ने फॉर्म तो भरा था ना, और एक फॉर्म की कॉस्ट थी 100 रुपए, यानी 8 करोड़ ये भी हुआ, और 13 करोड़ और 8 लोग 8 करोड़ यानी 21 करोड़ की जो इनकम एक एग्जाम से ट्रांसपोर्टेशन। हालांकि मैंने इसमें ये 20 लाख इंटू 100 नहीं किया है, 12 लाख इंटू 100 नहीं किया, इनके 12 लाख और बढ़ जाते हैं। इन 12 लाख को अगर मैं बोलूंगा तो 33 करोड़ हो जाता है, लेकिन एवरेज फेयर बहुत ज्यादा होगा, कॉस्ट बहुत ज्यादा लगी होगी। कुछ को 200 रुपए, कुछ को 300 रुपए, कुछ को 400 रुपए, मैंने फिर भी 50 रुपए जोड़ा। अब मुझे ये बताइए, मैं उन बच्चों के साथ हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है, एसएससी के एग्जाम में कुछ छात्र मेरे भी बैठे थे, जितना दुख वहां पहुंचे हुए टीचर्स को है उतना ही दुख मेरे भी है। दिन रात एक की, रिजल्ट मिलता है क्या? नथिंग। तो शायद ऐसा लगता है कि कहीं कहीं पर जो बात है ना कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नहीं, स्कैम सिलेक्शन कमीशन, ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल सही है। तो सवाल यहां पर ये उठता है, क्या ये 21 करोड़ से अब वापस होगा? क्या आप उन ऑटो रिक्शा वालों को, उन बस ड्राइवर्स को, उन बस कंडक्टर को ढूंढ पाएंगे जिनसे सफर किया गया था, और उन बच्चों का उनका पैसा? हालांकि अगर देखा जाए तो हमसे यही बात तो कह दी जाएगी ना, ये 50 रुपए ही तो है, 50 रुपए की क्या ही इतना कुछ करना। अगर 50 रुपए है तो वो 50 रुपए जोड़कर 21 करोड़ से अब की कहानी बयान करते हैं, 35 करोड़, ये आंकड़ा बहुत ज्यादा होगा। और ऐसा सिर्फ ये नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहीं दूर से आए होंगे और उन्होंने स्टे किया होगा, क्या उसका भी जोड़? आपको समझदार है, बात करना जरूरी थी, बात की। हम जानते हैं, वो कहते हैं ना कि एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन हाँ अगर साथ में रहे। आज उन लोगों ने लाठियां खाई हैं, किसके लिए? आप लोगों के लिए। किसके लिए? आप लोगों के बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने छात्रों के लिए। बस में भर कर ले गए, पानी नहीं दिया गया, काफी सारी वीडियो शेयर की गई हैं। तो काफी सारी चीजें हैं जिनके लिए शायद मैं आज की जो यूथ है, जो युवा है, उससे कोशिश करूंगा कि वो इसके साथ जुड़े। ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं होगा, आप ट्रोल होंगे, आपके अकाउंट सस्पेंडेड कर दिए जाएंगे, लेकिन शायद यही वो जीत की तरफ पहला कदम होगा। सिस्टम को अगर बदलना है तो सिस्टम से, अगर किसी चीज को हम कहते हैं ना, किसी चीज से जीतना होता है तो आप उससे जंग करते हैं। सिस्टम को बदलना है, सिस्टम को बदलने का मतलब ये नहीं है सिर्फ सिस्टम में जो खामियां हैं वो ठीक कराना है। जब सारी चीजें अंडर द गवर्नमेंट हो रही हैं तो इस तरह की नहीं, ऐसा नहीं है कि हम इस चीज को इग्नोर नहीं करते, हम इग्नोर किए। काफी सारे एग्जाम ऐसे गए हैं जिसको हमने इग्नोर कर दिया, चलो ठीक है हो जाता है, नॉट अ बिग डील। भाई
मशीन है या सर्वर है या कुछ भी है, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मशीन और सर्वर से याद आया, कुछ जगहों पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि माउस तक ठीक से नहीं काम कर रहा। आप मुझे ये बताइए, हम जो ठेका दे रहे हैं, ठेका ही मैं कहूँगा, कॉन्ट्रैक्ट में कहूँगा, जो इतने बड़े बड़े सेंटर्स को, तो क्या पहले ये चेक नहीं किया जा रहा कि वहां पर कोई चीज वर्किंग में है भी या नहीं? ये तो नहीं है ना कि एक जगह पर तो नहीं मान सकते। मैं एज ए स्टूडेंट था, मुझे आज भी याद है कि जब मैं एग्जाम में बैठा था तो वहां का एक कंप्यूटर ऐसा था, डेस्कटॉप ऐसा था जो ठीक से प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था। चलिए, एक जगह की बात मैं समझ सकता हूँ, ठीक है, पर यहाँ तो हर दूसरे जगह की ये चीज सामने आ रही है कि माउस ठीक से काम नहीं कर रहा। हर दूसरे बच्चे, तीसरे बच्चे की जबान पर है कि माउस ठीक से काम नहीं कर रहा। तो मैं हाथ जोड़ के विनती यही करता हूँ कि इन बच्चों के भविष्य के साथ न खेला जाए। इनके साथ हजारों सपने हैं, इनके माँ बाप की आशाएं हैं। एक एग्जाम पहले ही ये इतने प्रेशर में होते हैं, पहले ही इतने डर में होते हैं, इतना इनके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, और उसके बाद ये जो चीजें होती हैं ये पूरी तरह से बच्चे का मोरल डाउन कर देता है। ये सारी बातें बताने का मकसद ये नहीं है, हम जानते हैं ना ये हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ना आप ढूंढ पाएंगे ना आप दे पाएंगे। क्या आप फ्री कर पाएंगे? फिर क्या बच्चों के पास वो एडमिट कार्ड दिखाकर आने और जाने का? और हाँ, एक चीज और मैं बता दूं, ठीक है, ये जो पेयर है ना, ये मैंने सिर्फ वन साइडेड जोड़ा है, डबल साइडेड नहीं। अगर डबल साइडेड जोड़ना है तो आप इसी को डबल कर दीजिए, 6 करोड़ इसमें ऐड कर दीजिए, 3 करोड़ इसमें ऐड कर दीजिए, यानी टोटल 9 करोड़ और ऐड कर दीजिए, यानी ये हो जाएगा हमारा 30 करोड़, 30 करोड़ ये हो जाता है ये हमारा। क्या वो बच्चे एडमिट कार्ड दिखाकर अपना फेयर, अपनी यात्रा फ्री कर सकते हैं? क्या उनको रेलवे की कैंटीन से खाना फ्री मिलेगा? सिर्फ एक दिन के। ये नहीं है कि कह देना बड़ा आसान होता है, ऐसे कैसे हो जाएगा, सब हो सकता है। क्या उन बच्चों को बैग रखना मुफ्त होगा? क्या आइए बैग फ्री में आप जमा कीजिए? हमने तो कॉन्ट्रैक्ट किया है ना, जिस सेंटर पर बच्चा एग्जाम दे रहा है वहां तो कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी है ना, सरकार तो उन्हें पैसे दे रही है ना, उन्हें मिल रहा है ना कॉन्ट्रैक्ट एग्जाम कराने का, एग्जाम सेंटर चलाने का पैसा उन्हें तो पे हो रहा है ना। तो क्यों नौबत पड़ रही है उन्हें 50 रुपए एक्स्ट्रा देकर बैग रखने की, 30 रुपए एक्स्ट्रा पैसे रखने की? अभी तो फिलहाल चलिए बारिश का मौसम है, मानसून चल रहा है, बात समझ में आती है, इतनी गर्मी नहीं है। जब इतने तपिश के एग्जाम होते हैं, जब ऐसी मई जून की जब गर्मी चल रही होती है, उन एग्जाम सेंटर, ऐसी ऐसी जगह पे एग्जाम सेंटर होते हैं जहां पर जो पेरेंट्स होते हैं वो बाहर वेट करते हैं। क्या इन कंपनीज को या इन सेंटर्स को आप जो कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, क्या इनकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि एक वेटिंग एरिया बनाया जाए? 2-2, 3-3 घंटे माँ बाप बाहर खड़े हैं, कहीं पर अगर कोई शेड दिख गई, शेड दिख गया, छांव दिख गई तो उसके नीचे बैठ गए हैं, ना पानी का ठिकाना है वहां पर, सिर्फ एक आस में खड़े हैं कि उनका बच्चा अंदर है, वो आएगा, उन्हें अपनी चिंता नहीं है, उन्हें उसकी चिंता ज्यादा है। तो ये सुधार भी तो जरूरी है ना। जब हमने कॉन्ट्रैक्ट, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट मिल गया,
अब मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ जो एग्जाम सेंटर चला रहे हैं, जब आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, आपको पे हो रहा है, तो आपका क्या ये फर्ज नहीं बनता कि आप जो बाहर वेट कर रहे हैं उनके लिए कुछ इंतजाम। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि उन्हें 5 स्टार फैसिलिटीज दीजिए, उन्हें खाना खिलाइए, उन्हें ये नहीं, सिर्फ इतना सा कि एक वेटिंग एरिया ना बनाया जा सके। और हाँ, रही बात अगर किसी की ये है, किसी के मन में अगर ये सवाल आ रहा है कि वहां बैठकर कोई चीटिंग कर लेगा, ये कर लेगा, तो मुझे एक चीज बहुत अच्छे से याद है कि नेटवर्क जैमर नाम की भी चीज होती है, उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। बहाने बनाना बंद कीजिए और कोशिश कीजिए कि देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। आज की ये वीडियो उस यूथ के लिए है, उन छात्रों के लिए है, और खास तौर पर उन टीचर्स के लिए है जो इस संघर्ष में चाहे मेरे साथ इस तरह खड़े हों, चाहे ट्विटर पे खड़े हों, चाहे इंस्टाग्राम पे हों, या वो टीचर्स जो प्रोटेस्ट में जाके लाठियां खा रहे हों। आज की ये वीडियो उन सबको समर्पित है जो अपने छात्रों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए हर पल तैयार है। कोशिश करेंगे, उम्मीद करेंगे कि जितना हो सके अपनी तरफ से सिस्टम को बेहतर बनाएं। एजुकेशन सेक्टर से बिलोंग करते हैं तो एजुकेशन सेक्टर को, तो एजुकेशन सिस्टम को तो कम से कम बेहतर बनाने की हम कोशिश कर ही सकते हैं। तो सोचिए कि किस तरह आप इस मुहिम में अपने साथ रहेंगे। एक एग्जाम भविष्य तय कर रहा है किसी का, उस एग्जाम के साथ खिलवाड़ ना हो, इस चीज को अपने मन में सोचिए और किस तरह क्या करना है, किस तरह जुड़ना है, किस तरह इस मुहिम को आगे बढ़ाना है, और किस तरह अपने अपने छात्रों के लिए नहीं बल्कि ये सोचिए कि कभी हम भी छात्र, हम भी स्टूडेंट थे। जो मौके शायद हमें न मिल पाए, वो मौके अगर इन लोगों को मिल रहे हैं तो कम से कम ये तो उस मौकों को पूरी तरह डिजर्व करें, उनसे ये मौके कोई छीन ना पाए। तो जाते जाते आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाता हूँ कि कुछ भी हो जाए पर इस सिस्टम को, इस एजुकेशन सेक्टर को बेहतर कैसे बनाना है, सोच कैसे बदलनी है, अपनी भी और सामने वाले की भी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि वीडियो से कुछ तो प्रभाव पड़ेगा, थोड़ी तो चीज बदलेगी। बाकी मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें।